नमो नमः प्यारे मित्रों। आज मैं प्रमिता शुक्ला आपके सामने अपने संस्कृत वर्षा इस चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें जो कंपटीशन के हिसाब से उपयोगी है, टेट या सीटेट में आता है और बीटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इवन आप ये कहिए कि जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उसके हिसाब से मैं एक नोट्स टाइप का देने का प्रयास कर रही हूँ और आप इसे देखिएगा, हो सकता आपके जान लिए उपयोगी होगा। और मैं इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बीटीसी वाले बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के होते हैं उनके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म जरूरी रहता है, इवन उनके ऑब्जेक्टिव भी आता है उनके में, और कंपटीशन के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म जरूरी है। तो इसलिए मैं अपने इस नोट्स के माध्यम से दोनों तरह से देने का प्रयास कर रही हूँ। आपके लिए जो उपयोगी हो वो उसे आप ग्रहण करें। अब इस अपने नोट्स को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से, उनकी आशीर्वाद से, ताकि वो इस कार्य के लिए मुझे शक्ति दें और निर्विघ्न मैं संपन्न कर पाऊं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का नाम संस्कृत वर्षा है। संस्कृत वर्षा का क्या अभिप्राय हुआ? संस्कृत की वर्षा, संस्कृतस्य वर्षा इति संस्कृत वर्षा। ठीक है, यद्यपि संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, क्योंकि भाषा है तो भाषा स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसका षष्ठी में हम बनाएंगे तो बनेगा संस्कृतेः वर्षा इति संस्कृत वर्षा। ठीक है, संस्कृत की वर्षा। वर्षा क्या होता है? जैसे वर्षा में धारा प्रवाह, बूंदें गिरती हैं, कभी कभी रुक रुक के भी गिरती हैं, उसी तरह हम अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कभी ये धारा प्रवाह भी रहेगा, कभी रुक रुक के चलेगा, ये जैसा जैसा टॉपिक रहेगा उसी हिसाब से चलता चलेगा। तो संस्कृत शब्द जो है, ये शब्द बना कैसे? ये शब्द, अगर शब्द की व्युत्पत्ति पे आप जाएंगे तो यह सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय में सुट का आगम करके ये शब्द बनता है, जिसका अभिप्राय है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित तथा परिनिष्ठित। ठीक है, अब चूंकि संस्कृत शब्द अपने आप में इतने अर्थों को संजोए हुए है, तो भाषा भी अपने आप में, जब संस्कृत भाषा जुड़ गई, यानी वो भाषा जो संस्कृत है, यानी परिष्कृत, परिमार्जित, तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। ठीक है, अब इस संस्कृत भाषा में हम सर्वप्रथम व्याकरण शब्द से शुरू करेंगे। व्याकरण शब्द से शुरू करेंगे और फिर आगे बताएंगे कि किस प्रकार ये भाषा व्याकरण के नियमों के अधीन है। और आप आगे देखेंगे तो आप खुद ही तुलना करेंगे कि जैसे हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी भाषा उसका अपना एक व्याकरण होता है, बिना व्याकरण के हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। वो बात अलग है कि हम कहीं सीखने गए हों, कहीं कोई कोचिंग कर लीजिए, आप कोई किसी गुरु के सानिध्य में सीख लीजिए, लेकिन आप भाषा तो सीख लोगे, लेकिन व्याकरण सीखने के लिए आपको नियम जानना आवश्यक है। तो हम व्याकरण शब्द से शुरू करते हैं। व्याकरण शब्द वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से बनता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ एक मिनट, थोड़ा सा ये हो रहा है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए, शब्दों की व्युत्पत्ति मतलब कि ये शब्द कैसे बना है, किस तरीके से शब्द का निर्माण हुआ है। ये वैसे भी आप जानते हो संस्कृत क्या है? सब भाषाओं की जननी है ना, सारी भाषाएं इसी से निकली हैं। तो इस भाषा में ये इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि आपको सभी शब्द, जितने भी शब्द होंगे इस व्यवहार जगत में, इन शब्दों की व्युत्पत्ति बताने की क्षमता रखती है ये भाषा।
कि ये शब्द इवन जैसे मेरा नाम प्रमिता है या आपका नाम जो भी होगा, तो आप इस भाषा के माध्यम से उन शब्दों की व्युत्पत्ति सीख सकते हैं कि किन किन उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ करके, किन किन सूत्रों को जोड़ करके ये शब्द बना है। तो बहुत ही साइंटिफिक भाषा है, बहुत ही इसका अच्छा उच्च कोटि का व्याकरण है। ठीक है। अब जैसे रामा शब्द है या रम धातु में घे प्रत्यय जोड़ने से राम बना और तत्पश्चात सुप प्रत्यय जोड़ने पर रामा बना। अब ये थोड़ी बृहद व्याख्या है, इन जनरल मैंने एक उदाहरण रूप में डाल दिया समझने के लिए। बाकी आइए नीचे आते हैं। इस प्रकार संस्कृत जगत में जितने भी शब्द हैं सबकी व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्र के माध्यम से जानी जा सकती है। ठीक। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके लिखने का प्रयास की हूँ और अच्छा लिखने का प्रयास करूंगी। जितना ऐसा संभव हो पाया है उतना मैं कर रही हूँ। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी व्याकरण का जो सबसे छोटा पार्ट, इसको इकाई कहते हैं। ठीक है। चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में अल्फाबेट्स होते हैं, हिंदी में भी सबसे छोटी इकाई वर्ण का खा गा होती है, तो संस्कृत में भी यही है। हम देखते हैं क्या है इसके आगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? हम लोग यही छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि नियम तो लगभग सब जगह एक ही है, कहीं कहीं अपवाद ज्यादा है। अब जैसे अंग्रेजी में आपको बहुत अपवाद मिलेंगे, हिंदी में भी अपवाद मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में अपवादों की संख्या कम है। मतलब जो पाणिनि ने बना दिया जो नियम उन्होंने बना दिया, वो वही है। उसका हो सकता है भाष्य के रूप में, वार्तिक के रूप में कात्यायन मुनि ने थोड़ा उसका वो किया है, खंडन किया है, फिर भाष्य के रूप में पतंजलि मुनि ने किया है। पर यह है कि मूलतः सूत्र वही है, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने नियम का हेरफेर बना दिया है। अब जैसे इसी को वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। इसको संस्कृत में कह सकते हैं न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण ना हो सके, अथवा जिसका नाश न किया जा सके। बात वही है जो अखंड हो, है ना, अक्षर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ, ये तो स्वर है ना, ये तो स्वयं अपने आप में राजा होते हैं, इनका तो कोई खंड कर ही नहीं सकता। ये तो किसी के साथ जुड़ करके उसकी पहचान बना सकते हैं, अन्यथा ये अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है। और का खा गा इसमें जो है ये हलंत के हैं, तो इसमें स्वर जुड़ा नहीं है, इसका भी आप खंड नहीं कर सकते। अगर इसमें हलंत जुड़ा होता तो एक का पूर्ण होते तो खंड करते तो आ निकल जाता। तो कुल मिला के आप इनको और नहीं तोड़ सकते हो। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। ठीक है। तो ये हम लोग उसमें इंग्लिश में भी यही पढ़ते हैं, हिंदी में भी यही पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, तीनों में वही कॉमन है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राज करे, स्वयं का राजा हो, इति वो स्वर है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं से उच्चरित होते हैं, स्वतः उच्चरित होते हैं। जैसे आप स्वर पढ़े हो, हिंदी में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 9 स्वर है मूल रूप से। आ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है। तो ये मूल स्वर है, मूल संस्कृत में। अब स्वरों की संख्या व्याकरण में 9 मानी गई है, ये आपने देख ही लिया स्वर कितने हैं। ठीक। इसके बाद व्यंजन, हम स्वर चल रहे हैं, स्वर के बाद स्वर पूरे हो जाएंगे तो हम व्यंजन भी पढ़ाएंगे। ठीक। अब आइए, ये जो सभी स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। अच प्रत्याहार क्या होता है? अभी जब हम माहेश्वर सूत्र का एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले हैं। उन 14 सूत्रों पर पाणिनि मुनि ने 14 सूत्रों से पूरे व्याकरण की रचना कर डाली। मतलब उसमें उससे 42 प्रत्याहार उन्होंने बनाए हैं। तो इतना बढ़िया कैटेगराइज उन्होंने किया है कि आप अगर वो एच बोलते हैं, एच मतलब वो अंडरस्टूड है, वो अपने आप में समझा हुआ है कि अच्छा एच मतलब स्वर। ठीक है। एच मतलब स्वर, और जो संस्कृत पढ़ा वो तुरंत समझ जाएगा अच्छा एच बोल रहे हैं, एच प्रत्याहार मतलब स्वर की बात हो रही है। तो उन स्वरों में, यद्यपि उन स्वरों में आपका ये 9 स्वर तो ये आते ही हैं, और साथ में ये भी आ जाता है आपका ए ओ ऐ औ। ठीक है। ये सारे स्वर उसमें आ जाते हैं। इसको यहाँ इन्होंने बांट दिया है। मूल स्वर हो गया आ ई उ री ली, ये जो स्वर 9 थे ना उसको इन्होंने बांट दिया। तो ये 5 स्वर मूल हो गए और 4 स्वर आपके संयुक्त हो गए। ठीक। तो इस प्रकार संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, उन्हीं स्वर को अच भी कहा जाता है। ये अच प्रत्याहार के अंदर परिगणित होते हैं। अयूर्ण,
रिलिक, एयोंग, अयौच, ये 4 प्रत्याहार है, जिसमें 4 सूत्र हैं, जिसको इन्होंने प्रत्याहार, आज प्रत्याहार के अंतर्गत बना दिया है कि मतलब वो स्वर का एक बना दिया अपना प्रत्याहार ही। उसके बाद अब चूंकि ये संयुक्त कैसे होते हैं, ए जो है आ ई से मिलके बनता है, ओ जो है आ ऊ से मिलके बनता है, और ए आ और ए से मिलके बनता है, और औ जो है आ और ओ से मिलके बनता है। तो ये जो है अब स्वरों के भेद, तो स्वरों का जो भेद है ये कई आधार पर किया गया है। तो अभी तो मैं इसको केवल एक मात्रा के आधार पर मैं इसका भेद बता रही हूँ। मात्रा मतलब काल के आधार पर, काल मतलब बोलने के अनुसार। जैसे ह्रस्व होते हैं वो कम समय लेते हैं, दीर्घ होते हैं उससे ज्यादा समय लेते हैं, प्लुत स्वर जो होते हैं वो उससे भी ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब ये हो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का मतलब बहुत थोड़ा समय लगता है, आ ई उ री, बस इतना। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा, से आ ई उ ऊ री ली। ठीक है ना, री में दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व ही रहता है। ये प्रश्न आपके टेट में पूछा गया था पिछली बार, जो है 2018 का जो टेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसका दीर्घ नहीं होता है, ऐसे करके पूछा गया था। ठीक है, और ये भी पूछा सकता है कि ए ओ में किसका ह्रस्व, ये उसमें मतलब इसे ए ओ इनका ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ ही होते हैं, क्योंकि 2 मात्रा का समय इसमें लगता है, ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। आइए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपका जो है प्लुत का मतलब ही होता है कि दूरात धूते इति प्लुता, मतलब जो दूर से बुलाने के अर्थ में जो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, 3 मतलब बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जैसे अब आप किसी बुलाओ कि राम, इस तरह आप आवाज लगा के बुला रहे हो दूर से बुलाने के अर्थ में। या जैसे इन जनरल हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें दीर्घ उच्चारण होता है, ओम। तो ये क्या है, ओम जो हम तेजी से खींच रहे हैं इसमें ज्यादा मात्रा का समय लग रहा है ना, 3 मात्रा का समय लग रहा है अधिक। तो इसको जो इसमें ये प्लुत में आते हैं, प्लुत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, और इन ये जो प्लुत है इनका ज्यादातर ये वैदिक अर्थों में भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र का उच्चारण जो होता है ना, जो खींच के किया जाता है, तो इसलिए इनका वहां ज्यादा प्रयोग होता है। ये लौकिक जगत में कम इनका उच्चारण होता है, बस बुलाने के अर्थ में ही इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आज के लिए हम इतना ही लेक्चर बना रहे हैं, और अभी थोड़ा धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हम लेकिन क्रम से ही ले चलेंगे। जैसे व्याकरण का जो क्रम होता है उस क्रम में ही हम इसको पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म रहेगा। और थोड़ा अभी आज पहला लेक्चर है तो मैं भी थोड़ा आज पहले दिन जो कुछ कमी लग रही होगी आप लोगों को, इसको सुधारने की कोशिश करूंगी और अपने आप में सुधार करूंगी। बाकी आप लोग को जो भी आवश्यकता होगी या जो भी सुझाव देना होगा आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।